चलिए देखिए बेटे, आज का हमारा टॉपिक 14th चैप्टर जीवाणु। एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि इस चैप्टर में जो जो चीज़ें भी हैं वो सब हम 12th के पहले बायोलॉजी की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, है ना। 9th से लेकर के 11th तक के जो भी साइंस और बायोलॉजी हम पढ़ते हैं उसमें चैप्टर ऑलरेडी पूरा आ गया है। इस चैप्टर के अंतर्गत कंटेंट अपन देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है, कुछ हार्मोन पढ़ना है, विटामिन या विटामिन हमको पढ़ना है। न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत हम देखेंगे डीएनए और आरएनए, जो कि बायो में अपन कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 12th में भी था आपको, 10th में भी था आपको डीएनए और आरएनए में अंतर। तो ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं? जीवाणु कहलाते हैं, बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। बायोमॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे शरीर में इनकी उपस्थिति आवश्यक है। हमारे शरीर में इनकी उपस्थिति आवश्यक है। हम जानते हैं हम खाना खाते हैं, तो खाने में भोजन के 3 अवयव बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 भोजन के अवयव हैं। कार्बोहाइड्रेट हमको अनाजों से प्राप्त होता है, प्रोटीन हमको दालों से प्राप्त होता है और वसा हमको घी, तेल, दूध आदि से प्राप्त होती है। सभी हमको चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए फ्यूल यानी ईंधन का कार्य करता है। प्रोटीन टूट फूट मरम्मत का कार्य करता है कि हमारे शरीर में कई घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित होती रहती है ना। कहीं चोट लग गई तो वो सब रिपेयरिंग वाला काम कौन करता है? प्रोटीन का काम गैराज है, गैराज संभालता है वो गाड़ी की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस कार्य। और हम देखते हैं कि जो वसा है वो हमारे शरीर में हार्मोन बनाती है और लुब्रिकेट का कार्य करती है। हमारी कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह उसी से मिलकर के बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन मिलते हैं तो प्लाज्मा झिल्ली बनती है, यानी कोशिका की संरचना का एक घटक है। कौन? लिपिड। अगर लिपिड होगा तो हार्मोन बनेंगे और हमारी सेल स्ट्रक्चर होगी। हम जानते हैं ना हमारे शरीर की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है। नाखून काटते फिर से बढ़ जाते कि नहीं बढ़ जाते हैं? चमड़ी हमारी खुरचन होती है तो वहां पर नई आ जाती है या नहीं आ जाती है? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चूंकि ये प्रोसेस लगातार चल रही है, इसलिए इन अणुओं का, इन पदार्थों का हमारे शरीर में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान होता है। तो सबसे ज्यादा हमने क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट खाया। रोटी हम ज्यादा खाते हैं, दाल हम कम खाते हैं और घी तेल का गिलास भर के नहीं पी जाते, वो और मात्रा कम है क्योंकि वो केवल बहुत छोटे अमाउंट में ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है ना। तो मैंने आपको बताया लिपिड से क्या होता है? हार्मोन बनते हैं और हमारे शरीर में लुब्रिकेटिंग का काम करती है। लुब्रिकेटिंग, ऑयलिंग का काम होता है। काय का काम? ऑयलिंग का काम। हम देखते हैं एक दूसरे की आंख ऐसा लगता है जैसे तेल की 2-2 बूंद डाल के आए हों। डाली क्या कभी? कि खाना बनाते समय पता चला 2-2 बूंद सोयाबीन के तेल की, मीठे तेल की, मूंगफली के तेल की आंख में डाल लें कि अच्छी चमकदार दिखेगी, फिर भी चमक है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमने खाना खाया था उसका ऑयल है ना। और आंख कैसी रहती है? सीधी एकदम, कि आड़ी टेढ़ी भी होती है? आड़ी टेढ़ी नहीं हो तो परीक्षा में आसपास वाले की नकल कैसे करेंगे? तो कितना लुब्रिकेंट है अंदर, दाएं बाएं सब तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ आंखें घूम जाती है हमारी। कारण अंदर लुब्रिकेटिंग, जो ऑयल है, वसा है, वो आंखों को घुमाने के लिए उत्तरदायी होती है। कल्पना करो पास वाले का टीपते समय अगर आंखें ऐसी कैसी टेढ़ी रह गई तो, सीधी नहीं हुई बाद में, तो लोग अपना नाम रख देंगे अलग ही। रहते कुछ लोग नाम रखते हैं ऐसे बच्चों, है ना। कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना रहता है कि नहीं रहता है? बेहंगा व्यक्ति अगर हमारे सामने आ जाता है तो अपने को पता नहीं चलता है अपने को देख रहा कि पड़ोसी को देख रहा। तो उनकी आंखों के टेढ़ेपन थोड़े रहते हैं बेटे, है ना। खैर ये तो मैंने मजाक वाली बात बतलाई आपको। उसी प्रकार हम देखते हैं हमारी उंगलियों में भी ये सब क्या है? मूवमेंट। ये उंगलियां उसी प्रकार से हमारी खोल और बंद हो रही जैसे हम घर का दरवाजा बंद चालू करते हैं। और हम जानते हैं लकड़ी का, लोहे का दरवाजा है, बारिश के दिन में खोलते तो आंख बंद रहती तो भी पता चल जाता है। चूं चा होता है कि नहीं होता है? अगर ऐसा लुब्रिकेंट हमारी गर्दन में से खत्म हो जाए और परीक्षा देते समय हम गर्दन पीछे करें, परीक्षक को तत्काल पता चल जाए कि कड़कड़ कड़कड़ आवाज कहां से आई,
और अगर पीछे जाके गर्दन जाम हो गई और फिर सड़क पे चलना पड़े तो सोचो कैसे चलेंगे। गर्दन तो पीछे है और जाम हो गई लुब्रिकेंट की कमी में, ऑयल या वसा वहां पर कम पड़ी। हर जॉइंट के ऊपर हम देखते बेटे लुब्रिकेंट लगा हुआ रहता है, साइनोवियल कैप्सूल रहता है जिसमें एक लिक्विड रहता है जो हड्डियों को मूवमेंट प्रदान करता है, जिसका कारण इनके बीच में किसी प्रकार की आवाज नहीं होती। लेकिन बूढ़े लोग जो हमारे घर में हैं उनको देखना हाथ पैरों में दर्द होता है, जोड़ दुखते हैं, वो देखते कि आज किसका शिकार किया जाए, कौन आएगा जो हाथ पैर दबाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो ये कारण क्या? क्योंकि उनका जो लिक्विड है बेटे वो सूख गया और सूख करके उसमें कुछ क्रिस्टल बन गए, ऑक्सलेट के क्रिस्टल बन गए, कंकरियां बन गई। अब कंकर बन गए और अगर अंग हिलेंगे तो पहले लुब्रिकेंट कम है और वो कण क्या होंगे, अब कंकर जो बन गए वो क्या करेंगे, जिधर किधर चुभेंगे वो। तो उस व्यक्ति को बुढ़ापे में दर्द होता है। इस बीमारी को बोलते हैं आर्थराइटिस, गठिया रोग। जनरली बूढ़े लोगों में हम देखते हैं कि जोड़ों में दर्द होता है। यह कंडीशन क्या कहलाती है? गठिया कहलाती है, आर्थराइटिस कहलाती है। तो दर्द कहां कहां होता है? हाथ पैरों में होता है। तो उसका तो उपाय है कि छोटे बच्चों को पकड़ लेते वो कि ले दबा, उनका एक ही काम रहता है बेटे। और अगर बेचारे के गले में दर्द होगा तो क्या हम वो भी दबा करके मुक्ति कर देंगे दर्द से? तो ऐसा नहीं सोचना कि हाथ पैर का दर्द था, दबाया दादाजी का, सही हो गए दादाजी, आज दादाजी की गर्दन दुख रही है, तो वो सही नहीं करना है ना। चलिए बेटे टॉपिक पे आते हैं। तो हमने देखा इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हार्मोन और एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, ये इस चैप्टर का हमारा मुख्य पार्ट है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। किससे शुरुआत कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। हम देखते हैं बेटे कि जब जैसे हम देख रहे हैं ना बेटे, एक साधारण पहले सूत्र ले लेते हैं अपन, फार्मूला C6H12O6। हम जानते हैं ये ग्लूकोज का सूत्र है। काय का फार्मूला है? ग्लूकोज का है। कार्बन कितने हैं? 6 है। हाइड्रोजन कितनी है? 12 है। ऑक्सीजन कितनी है? सबको अगर 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया? 1:2:1। 2:1 काय का अनुपात आया? हाइड्रोजन और यही अनुपात काय में होता है? H2O में भी होता है। पानी में भी क्या अनुपात है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1। तो पुराने वैज्ञानिकों ने बेटे जो कार्बोहाइड्रेट थे इनको क्या मान लिया? हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट। किंतु प्रकृति में कार्बन का कोई भी हाइड्रेट ज्ञात नहीं होता है। प्रकृति में कोई भी कार्बन का हाइड्रेट ज्ञात नहीं है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की ये परिभाषा चेंज कर दी कि ये कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रायः अनुपात क्या होता है? 1:2:1। क्या बोला हमने? प्रायः। इन्हें जरूरी नहीं है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जिनमें ये अनुपात नहीं है, लेकिन वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? वहीं हम देखते हैं कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनमें 1:2:1 अनुपात तो है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इन्हें खाली एक क्वालिटी अपन दे सकते हैं, लेकिन कंपलसरी है ये हम नहीं बदला सकते। हम जानते हैं एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3। कार्बन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन गिनो कितने हैं? हाइड्रोजन टोटल 4 है। ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। ये 2 ऑक्सीजन है। 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसको तो अपन बोल रहे हैं एसिटिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैटेगरी का ग्रुप है। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 अनुपात प्रायः होता है, लेकिन गारंटी और फिक्स नहीं है कि यही अनुपात मिलेगा। जिनमें होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं भी होते, और जिनमें नहीं होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो फिर कार्बोहाइड्रेट किन्हें कहा जाए? कार्बोहाइड्रेट किन्हें कहा जाए? तो कार्बोहाइड्रेट किन्हें कहा जाए, इसके लिए हम 2 सूत्रों को देखते हैं। C6H12O6। ध्यान से देखना बेटे, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाऊंगा मैं। C6H12O6। हम जानते हैं ग्लूकोज का भी फार्मूला यही है और
फ्रक्टोज का फार्मूला भी यही है। ग्लूकोज भी यही है और फ्रक्टोज भी यही है, यानी दोनों समावयवी हैं। दोनों का सूत्र एक ही होता है लेकिन संरचना अलग अलग होती है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इनका, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो हम देखते हैं ग्लूकोज, कार्बन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो उधर फ्रक्टोज में भी कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हम देख रहे बेटे, फ्रक्टोज में भी है। अब ग्लूकोज में हम देखते हैं CHO ग्रुप पाया जाता है, वहीं हम देखते हैं फ्रक्टोज में C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है। सूत्र आपको डाले हुए उनको आपको देखना है। ये कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड वाला है, ये कार्बोहाइड्रेट कीटोन वाला है, लेकिन दोनों का मास्टर फार्मूला क्या बनेगा, सेम बनेगा, C6H12। हम जानते हैं कार्बन कितने बंधा बनाता है, 4। ऑक्सीजन कितने बंधा बनाती है, हाइड्रोजन कितने बंधा बनाती है, 1 बनाती है। उसी आधार पर अब हम इनको कंप्लीट कर देते हैं। ये CHOH, ये भी CHOH, ये भी CHOH, ये भी CHOH और नीचे ही नीचे वाला CH2OH, नीचे ही नीचे वाला ऊपर ही ऊपर वाला CH2OH, नीचे ही नीचे वाला CH2OH और बीच वाले सब CHOH। क्यों, क्योंकि एक तरफ H जुड़ा रहेगा और एक तरफ OH जुड़े रहेंगे और ऊपर और नीचे 2 बॉन्ड रहेंगे, 2 बॉन्ड। इसमें नीचे बॉन्ड नहीं है इसलिए एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जोड़ दिया अपन ने, ठीक है। ये CHOH, दोनों को अगर अपन बेटे काउंट करेंगे तो सेम फार्मूला आएगा। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितने चाहिए, 12 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12 और ऑक्सीजन 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी प्रकार फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है, 6 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन देखते हैं अपन 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12 और ऑक्सीजन 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6। देख रहे हैं अपन, यानी दोनों में ये डिफरेंस आ गया। एक में CHO ग्रुप है और एक में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यानी इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें कीटोन ग्रुप है, कीटोन। तो बेटे देखिए, इस आधार पर सबसे पहले तो मैं आपको बतला देता हूं, कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप है तो ऐसे ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को एल्डोज कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएंगे, एल्डोज। और अगर कीटोन ग्रुप होता है तो फ्रक्टोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को कीटोज कहा जाता है। एल्डोज और कीटोज, एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO है तो एल्डोज है, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप अगर है कार्बोहाइड्रेट में तो वो कीटोन। तो इस आधार पर बेटे नई डेफिनेशन बन गई कि कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक होते हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं साथ में एल्कोहल ग्रुप भी है, इतने सारे। एक होता तो मोनोहाइड्रिक, 2 होते तो डाईहाइड्रिक, 3 होते तो ट्राईहाइड्रिक, 3 से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक। इसमें भी 3 से ज्यादा है और इस पास वाले में भी हम देख रहे हैं कि 3 से तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एक डेफिनेशन हो गई, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या वे पदार्थ जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को देते हैं। जैसे कि अपन देखते बेटे C12H22O11 काय का फार्मूला है, C12H22O11 शक्कर का, सुक्रोज का, C12H22O11। इसमें हम देखते हैं बेटे न तो CHO है, न C डबल बॉन्ड O है, न एल्डिहाइड ग्रुप है, न कीटोन ग्रुप है, लेकिन फिर भी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्यों है, क्योंकि इसमें अगर अपन जल अपघटन की रिएक्शन करवाते हैं, इसका अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो C कितने हैं, 12, ये C 12 हो गए, 6 और 6 12 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 22 और 2 24, 24 के 2 पार्ट कर दिए तो 12। ऑक्सीजन कितनी है, 11 में 1 जोड़ा तो 12 के 2 टुकड़े कर दिए तो बेटे देखो, एक ग्लूकोज बन गया, एक फ्रक्टोज बन गया।
हम जानते ग्लूकोज बन गया तो इसमें CHO ग्रुप होगा और फ्रक्टोज बन गया तो इसमें, तो ये वाला पदार्थ है, इसमें खुद में तो नहीं थे लेकिन इसने जिनको दिया उनमें ये प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बन जाती है कि कार्बोहाइड्रेट क्या हो गए, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ये कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, अथवा वे पदार्थ जो इनको प्रदान करते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, शर्करा। हमारे घर में शक्कर जिसको अपन बोलते हैं, ये उसका फार्मूला है। जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज भी बन जाता है और ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप देगा और फ्रक्टोज अपन देख रहे हैं कि कीटोन ग्रुप प्रदान करेगा। बात समझ में आ गई? ये तो डेफिनेशन बनी बैठे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए वे कंपाउंड है जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी, एक से ज्यादा OH इनमें है। देखा अभी अपन ने दोनों के सूत्रों में हमने देखा। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको और ब्रेक डाउन नहीं किया जा सके, जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। जैसे कि अभी अपन ने देखा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये मोनोसेकेराइड है। क्या है ये? मोनोसेकेराइड। जिनको और छोटे सरल अणुओं में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हम देखते हैं मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। जिनको दो भागों में तोड़ सकते हैं उनको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, जो ब्रेक होकर के दो मोनोसेकेराइड दे दे। जैसे कि अभी हाल अपन ने देखा था सुक्रोज। क्या देखा था? जब सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। एक अणु ग्लूकोज बन गया था और एक अणु फ्रक्टोज। तो इसको अपन ने क्या बोला बेटे? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत डाइसेकेराइड, क्योंकि दो मॉलिक्यूल मिले। अगर 3 मिलते तो ट्राइसेकेराइड, 4 मिलते तो टेट्रासेकेराइड। तो 2 से लेकर के 10 तक अगर अणु देते हैं, 2 से लेकर के हम देख रहे हैं अगर 10 तक अणु प्रदान करते हैं तो इनको हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। और 10 से ज्यादा बहुत सारे अगर दे रहे हैं ये, तो ये पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, हम देखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज आदि। ये क्लासिफिकेशन हुआ। स्वाद के आधार पर, टेस्ट के आधार पर शुगर और नॉन शुगर। जो मीठा लगे उसको शुगर, जो मीठा नहीं लगे उसको नॉन शुगर। शर्करा और अशर्करा, कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार हो गए। एक को शर्करा कहा हमने और दूसरे को अशर्करा कहा। शर्करा किसको कहा? जो स्वाद में मीठे होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। और अगर कोई हमको घास खिलाएगा और बोलेगा देख मीठी लग रही है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन उसमें स्टार्च और सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज है उसमें, घास में क्या है? कच्चे आलू में क्या है? स्टार्च है। खा के देखना कभी कच्चा आलू फीका लगता है, मीठा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें पॉलीसेकेराइड है। और ये पॉलीसेकेराइड कैसा है? अशर्करा की कैटेगरी में है, नॉन शुगर है। यह स्वादहीन है, फीका है, जिसमें मीठापन का गुण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते बेटे। मोनोसेकेराइड, मैंने आपको बता दिया मोनोसेकेराइड 2 प्रकार के हो सकते हैं। एल्डिहाइड वाले भी हो सकते हैं और कीटोन वाले भी हो सकते हैं। तो एल्डोज भी बोलेंगे और कीटोज भी बोलेंगे। हमको तो मेन पॉइंट ध्यान रखना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कितने कार्बन थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? 6। इसलिए ये हेक्सोज शुगर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्कराएं हैं? 3 होते तो ट्रायोज, 4 कार्बन होते टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। हमें ध्यान रखना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मुख्यतया हेक्सोज शुगर होती है, क्योंकि इनमें 6 कार्बन उपस्थित होते हैं। अब ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहा जाता है। ग्रेप यानी अंगूर, ग्रेप यानी अंगूर। द्राक्ष शुगर, द्राक्ष शर्करा हिंदी में। अंगूर को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? द्राक्ष। तो ये ग्लूकोज का नाम ध्यान रखना अपने को, ग्रेप शुगर या द्राक्ष शर्करा। मान लो दे देंगे, हिंदी मीडियम वालों को दे दिया हिंदी में, शुद्ध हिंदी में द्राक्ष शर्करा कहलाती है। अब अपन सोचेंगे पता नहीं कहां से आया ये। तो ग्रेप शुगर इंग्लिश में और साधारण नाम उसका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा, है ना।
वहीं हम देखते हैं फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर, फल शर्करा। अधिकांश फलों में बहुतायत से फ्रक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों रेडी फूड है। क्या है दोनों? रेडी फूड। इसलिए पेशेंट को देने के काम में आते हैं। उसको दाल बाटी नहीं खिलाते, बेचारा और ऊर्जा उसके शरीर की जो थोड़ी बहुत बची होगी उस भारी खाने को पचाने में वो भी नष्ट हो जाए, है ना। तो ध्यान रखना अपने को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हम देख रहे हैं ये पेशेंट के काम में आते हैं, रोगी का भोजन कहलाते हैं। ग्लूकोज बनाने की विधि, अभी हाल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बतलाया था कि ग्लूकोज कैसे बना था, जब हमने शर्करा का जल अपघटन किया था, रिएक्शन दी हुई है। जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है अम्ल की उपस्थिति में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। वहीं यदि स्टार्च का जल अपघटन किया जाता है या सेल्यूलोज का जल अपघटन किया जाता है तो भी हम देखते हैं कई इकाइयां ग्लूकोज की यहाँ पर बनती है। तो औद्योगिक पैमाने पर इन दोनों विधियों के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। हम जानते हैं कि बाजार में ग्लूकोज का अगर 100 ग्राम का पैकेट लेकर के आएंगे 30-40 रुपए लगेंगे, कितने? और शक्कर 40 रुपए में 1 किलो आ जाती है। कंपनी वाले ने सोचो 1 किलो शक्कर से उसने आधा किलो ग्लूकोज और आधा किलो फ्रक्टोज तैयार किया होगा, और जब बेचने की बारी आई तो 40 रुपए में कितना दे रहा है वो हमको? 100 ग्राम दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी का नाम उपयोग करा, बढ़िया पैकेट बनाया, उस पैकेट के ऊपर चमकीले अक्षरों से उसका नाम लिखा कि नहीं लिखा? जिन कंपनी को जाकर के एडवर्टाइज करना है तो एडवर्टाइजिंग में खर्चा किया, टीवी के ऊपर एडवर्टाइज आया, टीवी कंपनी वालों को उसने पेमेंट किया, तो ये सब कहां से निकाला? अपनी पॉकेट से निकाला। उसको तो ग्लूकोज 5 रुपए में पड़ा, लेकिन बाजार में आते आते उसकी कीमत कितनी हो गई? 40 रुपए हो गई। समझ गए आप? तो बेटे ये मार्केटिंग है। जो चीज हम तक आती है उसकी एक्चुअल कीमत वास्तव में बहुत कम रहती है और उसके प्रचार प्रसार में कीमत इतनी लग जाती है कि वो वस्तु हमारे तक आते आते कई गुना महंगी हो जाती है। ये ग्लूकोज की संरचना, अभी हाल मैंने आपको बताई थी ग्लूकोज की संरचना बेटे। तो ग्लूकोज की संरचना में हमने क्या देखा था? यहाँ इस संरचना को देखो, एक CHO है, ठीक है, CHOH 1 2 3 और 4, चारों चीजें क्या है? ये CHOH, और आखिरी में क्या है? ध्यान रखना, ऊपर ऊपर कौन बताया? CHO के बाद में क्या बताया? CHOH कितने? 4, और नीचे ही नीचे CHOH देखो वही दिखाई दे रहा है, ये वही फार्मूला हो गया हमारा। CHO CHOH कितने? 4, खुले लिखते तो अलग अलग लिख देते, इसने होल 4 करके कंबाइन कर दिया, और नीचे नीचे क्या हो गया बेटे? CH2OH। चलिए आगे देखिए बेटे, ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना यहाँ प्रदर्शित है। खाली ध्यान रखना अपने को, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर ग्लूकोज की अलग अलग संरचना दी। तो ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है जिसमें हम देख रहे हैं पहले वाला कार्बन 5वें वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बना करके जुड़ जाता है। पहला कार्बन 2 3 4 और 5 के साथ में क्या हो गया? बॉन्ड बना करके जुड़ गया, और ये 3 उसके समावयवी रूप होते हैं। ज्यादा सोचना नहीं, खाली ये ध्यान रखना ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है? चक्रीय होती है, जिसको पाइरानोज संरचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइरानोज संरचना। इससे ज्यादा आगे अभी अपने को नहीं जाना। जैसा ग्लूकोज होता है उसी प्रकार बेटे देखो साइड में फार्मूला दिया हुआ है फ्रक्टोज का। ऊपर ही ऊपर CH2OH, नीचे ही नीचे भी CH2OH, एक जगह पर C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप आ गया और बच गए CHOH CHOH CHOH। यानी CHOH को अपन होल थ्राइस लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? जैसा अभी ऊपर अपन ने ग्लूकोज में लिखा। ग्लूकोज के समान फ्रक्टोज भी हम देखते हैं कि चक्रीय संरचना के रूप में होता है। इसको फ्यूरेनोज बोलते हैं, उसको पाइरानोज बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोज संरचना अपन कहेंगे। डाइसेकेराइड
डाइसेकेराइड के अंतर्गत हम देखते बेटे वो कार्बोहाइड्रेट आते हैं जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के दो अणु प्राप्त होते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों किससे मिले थे हमको? सुक्रोज से। किससे मिले थे? सुक्रोज से। बेटे देखिए यहाँ पर ये सुक्रोज का फार्मूला है, ये सुक्रोज का फार्मूला है, हम देख रहे हैं ये वाला सुक्रोज का। ये ग्लूकोज इकाई और ये फ्रक्टोज इकाई दोनों जुड़ी हुई है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ध्यान रखना है, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। प्रश्न बनता है सुक्रोज के एक अणु में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज इकाइयां किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। जैसा हम देखेंगे प्रोटीन में पेप्टाइड बंध पाया जाता है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? वैसा यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होता है? एनुअल एग्जाम के हिसाब से ये सूत्र बना बना करके याद करना पड़ेंगे, चमड़ी बहुत न माना पड़ेगी, क्योंकि संरचनाएं आसान नहीं है। और क्या समझ में आई है, जब तक बनाएंगे नहीं अपन, जब तक ये अपनी प्रैक्टिस में नहीं आएगी। तो ये ग्लूकोज का अणु और ये काय का अणु, तो डाइसेकेराइड कौन सा बना? सुक्रोज बना। वहीं देखिए बेटे आगे ये माल्टोज का अणु है, ये दो ग्लूकोज के अणु से मिलकर के बना हुआ है। सुक्रोज में एक ग्लूकोज था तो एक क्या था? लेकिन माल्टोज में दोनों चीजें क्या हैं? ग्लूकोज है। वहीं हम देखते हैं कि तीसरा लेक्टोज शर्करा बनी। दूध में अपन जानते हैं कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसका एक भाग ग्लूकोज रहता है और दूसरा भाग क्या रहता है? तीनों दिमाग में पक्के होना चाहिए। संरचना याद करो या ना करो, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रहना चाहिए। लेक्टोज के अणु में उपस्थित होते हैं गैलेक्टोज और ग्लूकोज। फिर माल्टोज के अणु में उपस्थित होते हैं दो अणु ग्लूकोज के, और सुक्रोज के अणु में उपस्थित रहते हैं एक अणु ग्लूकोज एक अणु, और तीनों क्या है? ये डाइसेकेराइड है। दो दो सरल इकाइयों में ये बांटे जा सकते हैं। अगली संरचना देखते बेटे पॉलीसेकेराइड की। क्या चीज? पॉलीसेकेराइड। मैंने आपको बताया स्टार्च और दूसरा एक और बतलाया था सेल्यूलोज। ये पॉलीसेकेराइड का कार्य करते हैं। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें ग्लूकोज की कई इकाइयां आपस में जुड़ी हुई होती है। इनमें ग्लूकोज की कई इकाइयां आपस में उनके जुड़ने का क्रम अलग अलग रहता है, इसलिए उनको एमिलोज और एमिलोपेक्टिन कहा जाता है। एमिलोज और एमिलोपेक्टिन। अब ध्यान से देखना तो एमिलोज समझ में आएगा। ये एमिलोज देखो, पहला वाला फार्मूला हम देख रहे हैं एमिलोज का। ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ गए। एमिलोज में हम देख रहे हैं कितने अणु जुड़े हुए हैं? 200 से 1000। इसीलिए तो पॉलीसेकेराइड बोला। 2 होते तो डाइसेकेराइड, 3 होते तो ट्राइसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड है। 1000, 2000, 5000, 10000 कितने भी अणु इनमें उपस्थित हो सकते हैं। सिंपल हम देख रहे हैं 200 से लेकर के 1000 तक अगर ग्लूकोज के अणु ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं तो संरचना किसकी बनी? ध्यान से देखो, पहले वाला कार्बन चौथे वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना पड़ेगा बेटे अपने को। पहले वाला कार्बन चौथे वाले कार्बन, पहले वाला कार्बन चौथे वाले। ये पहला है तो आगे किससे जुड़ेगा? और ये चौथा है तो आगे किससे जुड़ेगा? कितनी लंबी श्रृंखला बनाएंगे? तो ये संरचना क्या कहला रही है? और एमिलोज किसका घटक है? स्टार्च और सेल्यूलोज का एक घटक है ये। दूसरा घटक अब अपन देखते हैं एमिलोपेक्टिन। ये एमिलोज हुआ। दूसरा क्या देखा अपने को? एमिलोपेक्टिन। एमिलोज में ध्यान रखना बॉन्ड किन किन के बीच में था? एक और 4 के बीच में था। बेटे देखो अब हम देख रहे हैं बॉन्ड बन रहा है 1 और 6 के बीच में। ये 1-4-1-4 वाली एक एमिलोज पट्टी, ये 1-4-1-4 वाली दूसरी एमिलोज पट्टी, और ये दोनों पट्टियां 1-6 बॉन्ड के द्वारा जुड़ गई तो ये एमिलोपेक्टिन संरचना बन गई। यानी एमिलोपेक्टिन में 1-4-1-4 बंध वाली संरचनाएं आपस में किसके द्वारा जुड़ गई? 1 और 6। दिमाग में फिट करते जाना इन चीजों को। अभी फिट रहेगी, कल गायब हो जाएगी। बार बार रिवीजन करना पड़ेगा तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनेगी। समझ में आ रहा है? लिखते कौन से हाथ से हैं? राइट से कि लेफ्ट से? राइट से। ऐसा तो नहीं किसी को लेफ्ट से लिखते हुए देखे बोले देखो इसका राइट इधर है, वो उसका लेफ्ट रहेगा, वो लेफ्ट ही है। समझ में आ रही बात?
तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है 1414 है तो एमिलोज और 16 है तो एमिलोपेक्टिन या एमाइलोपेक्टिन। ये सुक्रोज की संरचना, ये हमने स्टार्च की संरचना देखी। अब हम देख रहे हैं बेटे ये सेल्यूलोज की संरचना। सेल्यूलोज में देखो बेटे अलग ही प्रकार से हम देख रहे हैं बॉन्डिंग चल रही है। C1 और C4 की बॉन्डिंग अलग ही पैटर्न से चल रही है बेटे, 1,4 की बॉन्डिंग अलग ही पैटर्न से चल रही है। ये सेल्यूलोज की संरचना है। इसमें भी हम देखते हैं अनेक अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं और पौधों का मुख्य अवयव है, जानते हैं ना अपन, सेल्यूलोज हरे कलर का अवयव है। प्रकाश संश्लेषण में हम देखते हैं भोजन बनाने का काम करता है। तो सेल्यूलोज ध्यान रखना है अपने को, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है और पेड़ पौधों का मुख्य अवयव है। ग्लाइकोजन, तीसरा हम क्या देख रहे हैं, ग्लाइकोजन। हमने जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज खाया, जानते हैं अपन बेटे, किसी दिन कहीं पार्टी वार्टी में जाने का मौका मिल गया, समझ रहे, किसी दिन पार्टी में जाने का मौका मिला तो हमारे चेहरे पे अभी से खुशी आ गई तो खुशी किस लिए आई, क्योंकि बेटे वहां पे कोई लिमिट नहीं होती, वहां पे कोई लिमिट नहीं। अब मान लीजिए हमने किसी दिन जरूरत से ज्यादा खा लिया, कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज हमारी बॉडी में बढ़ गया, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज हमारे पास में बढ़ गया। मान लीजिए हम देखें कि आपके पास में कोई चीज बहुत ज्यादा हो गई, आपके बैग में बहुत सारी पुस्तकें हो गई, ढेर सारी 25 पुस्तकें, तो क्या रोज स्कूल जाओगे तो 25 पुस्तक लेकर के जाओगे, वहां पे तो खाली रफ कॉपी लेकर के जाएंगे कि भगना आसान हो जाए, कोई देखे भी नहीं और आराम से स्कूल से बाहर निकल जाए, पता भी नहीं चले किसी को, है या नहीं। तो बाकी 24 पुस्तकें फेंक दी क्या, घर पे रखी, संभाल के रखी कि ऐसी पटक दी अटाले में कि मम्मी भेज दे उसको रद्दी में, फिर बाद में अपन 6 महीने बाद जब परीक्षा, जब सोचे कि वो केमिस्ट्री की बुक रखी थी यहाँ पे एनसीईआरटी वाली कहाँ गई, ये पूरी एनसीईआरटी की बुक है बेटे आपकी, उसी की ये पिक्चर अपन देख रहे हैं यहाँ, संभाल के रखते कि नहीं रखते हैं। तो वही काम होता है बेटे, किसी दिन जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, ग्लूकोज खा लिया, तो हमारा शरीर क्या करता है, उसको लीवर के अंदर संभाल के रखता है, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में, इमरजेंसी फूड। ग्लाइकोजन क्या कहलाएगा, कब काम में आएगा, जब आपके ऊपर आपातकाल आएगा, तब ये काम में आएगा, आगे ही समझ में, जब कुत्ते पीछे पड़ेंगे जब काम में आएगा। राजेश को समझ में आई बात, पहले पढ़े थे ना कुत्ते पीछे अपने, वही वाला उदाहरण है बेटे, कि किसी दिन खाना नहीं मिला अपने को और पिताजी ने साइकिल दे दी कि बेटे वहां खेत पे होकर के आ, अब अपन जा रहे हैं खेत पे, धीरे धीरे साइकिल चला के, ऊर्जा तो है ही नहीं, खाना तो खाया ही नहीं अपन ने, हवा भी सामने से चल रही है ना, स्पीड बहुत कम है, राम राम करके एक एक पेडल लगा रहे हैं अपन, और जहां देखा कि पास के खेत से कुत्ता निकल के सीधा अपने से निगाह मिला करके अपनी तरफ आ रहा है वो लाइक करने के लिए, तो बेटे वो तो दूर है, फिर हमारी साइकिल की स्पीड मोटरसाइकिल जैसी हो जाती है, फिर हम सब भूल जाएंगे खाना वाना खाया कि नहीं खाया, सबसे पहले रहेगा इससे जो समस्या आई है इससे बचा जाए। तो ये जो तत्काल एनर्जी हमको मिली, इस समय हमने देखा ग्लाइकोजन ब्रेक होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और ग्लूकोज ने हमको तत्काल एनर्जी दे दी। देखते ना पेशेंट बेचारा हालत खराब रहती तो उसको डॉक्टर बाटल काय की चढ़ाता है, ग्लूकोज बाटल चढ़ाता है, काय की, लेकिन अपन देखते बेटे कितने झोला छाप डॉक्टर है जो आजकल बाटल ही बाटल चढ़ा के कमाए जा रहे हैं, करोड़पति हो गए बेटे बाटल चढ़ा करके। बाटल आती 10 रुपए की, लगती 200 रुपए की। बाटल कितने की आती है, उसमें खाली बेटे उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, कभी बॉटल के ऊपर पढ़ना 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन, हर ग्लूकोज की बाटल जो चढ़ती है उसके ऊपर यही लिखा हुआ रहता है 5%, कितना, यानी अगर 1000 ml की 1 लीटर वाली बड़ी बोतल अगर अपन ने चढ़वाई है तो उसमें केवल बेटे 50 ग्राम ग्लूकोज है, कितना, 2 चम्मच ग्लूकोज का पाउडर घुला हुआ है खाली। ऐसी बाटल चढ़ाने से तो अच्छा है 2 चम्मच ग्लूकोज के पाउडर को पानी में घोलो पी जाओ। साधारण तौर पर, साधारण की बात कर रहा हूं मैं, विशेष की कंडीशन अलग कर रहा हूं। साधारण तौर पर अगर पेशेंट चालू है, चलता फिरता है, चालू से मतलब चलता फिरता है, लेटा हुआ मरियल अवस्था में नहीं है,
तो ग्लूकोज मुंह से लेना उसको ज्यादा फायदेमंद रहेगा बेटे, एनर्जी जल्दी मिलेगी। वो 2-2 चम्मच करके हर आधे घंटे पे 4-6 पूरा पैकेट खाली कर देगा शाम तक, तो 100 ग्राम का कर देगा कि नहीं कर देगा। और बाटल लगेगी तो अगली बाटल तो कल चढ़ेगी या शाम को चढ़ेगी। और ग्लूकोज कितना मिला उसको, 50 क्या होता 50 ग्राम से। हम स्वस्थ हो या ना हो, बाटल चढ़ाने वाला जरूर स्वस्थ होता है। इसलिए देख लेना, जितने भी झोला छाप गांव के डॉक्टर रहते हैं, जब वो अटाले का सामान बेचते हैं तो थैला गाड़ी भर के बाटल ही बाटल बंद के जाती है उनकी दुकान से। कितनी, क्योंकि वही खास चीज है। दूसरी दवाई में कुछ भी नहीं मिलेगा, बाटल में सब कुछ मिलेगा, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर बोले कि बाटल चढ़ा और अपन बोले नहीं मैं तो ग्लूकोज पी जाऊंगा। डॉक्टर बोले उसका सम्मान करना है, वो ज्यादा बुद्धिमान है, उसने मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी हुई है, वो अपने विवेक से काम ले। लेकिन कई लोगों की जो आदत रहती है ना घर पे, आज तो कमजोरी लग रही है, एक बाटल लगवा ही लगता हूँ, और वो गाँव वाला चल जाता है डॉक्टर के पास में बाटल लगवाने के लिए। सर्दी खांसी हो रही तो 2 बाटल लगवा ही लो अपने तो ये काम बेकार काम है बेटे। जबरदस्ती में बोतल अपने को नहीं लगवाना। आवश्यकता पड़े जब मेडिकल प्रैक्टिस में प्रॉपर लगाए तो उसको अपन लगवा सकते हैं, लेकिन झोला छाप के इलाज पे कभी अपने को भरोसा नहीं करना। वैसे आजकल मैंने आपको बताया हुआ है 12वीं पास करके बच्चे झोला छाप सबसे पहले बन जाते हैं कि ये कमाई का जरिया है, बाटल ही तो लगाना है। 2 महीने बंगाली के पास बैठो, बाटल लगाना सीख जाते हैं, 4 गोली के नाम पक्के याद हो जाते हैं, और डॉक्टर साहब तैयार हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बता दिया था बेटे, ये हमारे भोजन का मुख्य अवयव होता है, ये मुख्य अवयव है बेटे, है ना। चलिए, अगला हिस्सा हमारा आ रहा है प्रोटीन का। अगला हिस्सा मैंने आपको बताया टूट फूट मरम्मत, ये शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण मरम्मत के लिए हम देख रहे हैं ये रेस्पॉन्सिबल होता है। विशेषता है इसमें, देखो बेटे, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन एक खतरनाक पदार्थ होता है। नाइट्रोजन एक इस नाइट्रोजन पदार्थ के कारण ही हमारे शरीर में एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन आवश्यक होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन पदार्थ विषैले होते हैं। अगर हमारे शरीर में इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो उस आर्गन को खराब कर देती है। जैसे आपने सुना होगा, वे लोग जो पानी कम पीते हैं, पानी अपन जानते हैं 2 से लेकर के 4 लीटर तक पानी हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन आवश्यक होता है। यदि कुछ व्यक्ति पानी कम पीते हैं, उनकी किडनी खराब हो जाती है। किडनी खराब क्यों हो गई? क्योंकि वहां पर हम देखेंगे ये एमिनो प्रोडक्ट कंसंट्रेट फॉर्म में पड़े हुए रहते हैं, और ये क्या करते हैं, जिस अंग में पड़े रहते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चलिए, प्रोटीन की इकाई जो होती है बेटे वो एमिनो अम्ल कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्थात इनमें एमीन NH2 ग्रुप भी रहता है और अम्ल अर्थात COOH ग्रुप भी रहता है। दोनों प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के? धीरे धीरे इनके नाम याद रखने की कोशिश करना बेटे। ये 20 हमारे शरीर के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल है। इनसे ही हमारे शरीर में एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं? और ये प्रोटीन ही एंजाइम का कार्य करते हैं। प्रोटीन, अपन बोलते हैं ना, खाना खाया डाइजेस्ट नहीं हुआ, पचा नहीं, तो पचाने का काम कौन कर रहा है बेटे? एंजाइम कर रहे हैं। ये शक्कर ज्यादा खाली पचेगी किससे? एंजाइम से बचेगी, हार्मोन से कन्वर्ट होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की टेबल है। नीट जैसी परीक्षाओं में इन पर आधारित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, है ना। ये इनके शॉर्टकट नेम है कि ग्लाइसिन तो GLY, एलानिन तो ALA, वैलिन तो VAL, ल्यूसिन तो LEU, ये शॉर्टकट है। आर्जिनिन तो ARG, ग्लूटामिन तो GLA, है ना। ये बेटे बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, शॉर्टकट नेम है इनके। ये देखिए बेटे, ये COOH स्ट्रक्चर देखिए, देख रहे हैं, और ये NH2, इसलिए एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। अब हम देखते हैं बेटे, ये जो एसिड है अम्लीय प्रवृत्ति का है, और 11th क्लास की केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अम्ल किन्हें कहते हैं। वे पदार्थ जो H पॉजिटिव देते हैं एसिड कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो H पॉजिटिव ले लेते हैं क्षार कहलाते हैं। तो NH2 क्या कर रहा है? H पॉजिटिव ले रहा है, तो देखो बेटे काय कन्वर्ट हो गया, NH3 पॉजिटिव में H पॉजिटिव जुड़ गया, और यहाँ COOH, H पॉजिटिव यहां से निकल गया, तो COO नेगेटिव, नेगेटिव भी है। और इस संरचना को कहा जाता है ज्विटर आयन। बोर्ड की एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन बनता है, ज्विटर आयन से क्या तात्पर्य है?
ज्विटर आयन किसे कहते हैं? तो एमिनो एसिड में से H ने अपनी जगह बदल ली, यहां से H निकल करके कहां जुड़ गया? NH2 पर जुड़ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको अपन ने क्या नाम दिया? ये एम्फीप्रोटिक नेचर का होता है, उभयधर्मी स्वभाव का होता है। अम्ल से भी क्रिया कर सकता है, क्षार से भी क्रिया कर सकता है। अम्ल को रिएक्शन करना होगा तो यहां जुड़ जाएगा और क्षार को रिएक्शन करना होगा तो यहां पर जुड़ जाएगा। इसलिए इसकी प्रकृति को हम क्या बोलते हैं बेटे? उभयधर्मी प्रकृति इसको अपन बोलते हैं, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्पणी यहां पर बनेगी, साफ साफ दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ लेना इस चैप्टर को पूरा, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे चैप्टर तो एनसीईआरटी से फिक्स हो जाते हैं। उभयानिष्ट आयनिक रूप में एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति का होता है, अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। कैसे बना रिएक्शन में अपने को साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके एमिनो अम्ल अगर आपस में जुड़ते जाते हैं तो देखो बेटे, ये एक एमिनो अम्ल NH2 CH2 COOH, ये दूसरा एमिनो अम्ल NH2 CH2 COOH, ये कोई बड़ा वाला एमिनो अम्ल दे दिया अपन तो CH2 का ही मान लो। तो क्या होगा बेटे, यहाँ देखो, यहाँ से OH निकला, क्या निकला? और यहाँ से H निकला, यानी क्या निकल गया? अब यहाँ OH निकला तो क्या बचा? और यहाँ से H निकला तो क्या बचा? ये बॉन्ड बन गया CONH, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अगली टिप्पणी बनती है, पेप्टाइड बंध किसे कहा जाता है? आते छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर में से बेटे। पेप्टाइड बंध, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? तो हम क्या देख रहे हैं? व्हेन two amino acid come close in contact, they remove H2O molecule and convert it into dipeptide। ये दो अणु जुड़ गए बेटे, एक प्रकार का पेप्टाइड बन गया। ये पेप्टाइड के द्वारा अपन देख रहे हैं दो जुड़ गए। आगे ये भी OH किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, आगे वाला और दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, तो एक पूरी की पूरी लाइन बन जाएगी जिसमें CONH कितनी बार होगा? कई बार। पॉलीपेप्टाइड कई बार हो गया तो पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन में सबसे पहले तो अपन ने देखा बेटे, CONH के द्वारा जुड़ गए और दो एमिनो अम्ल के द्वारा बना हुआ है, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला? डाइपेप्टाइड। कई एमिनो अम्ल ऐसे जुड़ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, और आखिरी में क्या बोलेंगे उसका नाम? पॉलीपेप्टाइड। एक पॉलीपेप्टाइड में कितने एमिनो अम्ल रहेंगे? 100 से ज्यादा रहेंगे, 100 से ज्यादा, एक के पीछे एक जुड़ गए। तो इस प्रकार की संरचना को हम बोलेंगे बेटे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, जिसमें एक के पीछे एक अनेक एमिनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब यहाँ पर ध्यान से देख लेना, समझ लेना। प्रोटीन की, क्योंकि अगला प्रश्न आईएमपी जो हमारा क्वेश्चन में आता है पेपर में, वो यही आता है, या तो प्राथमिक संरचना आती है या द्वितीयक संरचना आती है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बतलाया, एक सिंपल एक्सरसाइज के रूप में यहां आपको बतला रहा हूं मैं बेटे। ये NH2, ये CH2, ये COOH, और इसी प्रकार का दूसरा एमिनो अम्ल मैंने यहां पर लिख दिया NH2, बातचीत मत कीजिए बेटे, इधर ध्यान दो, CH2 COOH। मैंने आपको बतलाया यहां पर हमको रिएक्शन करना है, यहां से जल का अणु बाहर निकाल देना है। जब ये जल का अणु यहां से बाहर निकल गया तो यहां पर क्या बचा बेटे? C डबल बॉन्ड हो, और यहां क्या बचा? NH, जिसको अपन ने ऐसा लिख दिया NH। ये इधर अणु, ये इधर बचा हुआ हिस्सा अपन ने जोड़ दिया CONH। इस CONH को हमने क्या बोला? पेप्टाइड बॉन्ड। और जब हम देखें ये आगे वाला भी अगर H निकल जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा सूत्र हमारा, ये आगे बॉन्ड बना लेगा किसी दूसरे के साथ। फिर CH2, फिर CO, फिर NH के बाद CH2 के बाद OH। ये OH फिर किसी H के साथ जुड़ जाएगा, वो भी H2O वहां से निकाल देगा। कितने लंबी लाइन बन जाएगी? N। ये बन गई बेटे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना।
जिसमें कई एमिनो अम्ल हम देख रहे हैं क्रमबद्ध रूप से उपस्थित है, जुड़े हुए हैं। क्या बन गई? प्रोटीन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बतला रहा हूं, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। सिंपल बनाया हमने, 2 एमिनो अम्ल लिए, जल का अणु निकाला, ये बना, और ये प्रक्रिया कई बार चलती जा रही, एक के पीछे एक। 2 बच्चों को हाथ पकड़ के खड़ा करा तो 2 है, और ऐसे अगर लाइन को पूरा हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया तो कैसी हो जाएगी लाइन? पूरी आखिरी तक फैल जाएगी। फिर किसी के भी दोनों हाथ फ्री बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे, खाली आगे वाले का एक बचेगा और पीछे वाले का एक बचेगा। ये आगे वाला, वो बीच में सब ऐसे हाथ जुड़े हुए रहेंगे उनके CONH के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या कहला रही है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अब मैं आपको बतलाता हूं बेटे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। इसी को देखो, इसी डायग्राम को मैं एडिट कर रहा हूं आपके सामने। ये एक हमने लाइन बनाई बेटे, अब ये एक लाइन, अब मैं ऐसी कैसी एक दूसरी लाइन बनाता हूं। ध्यान से देखना, मैं लाइन यहां से शुरू कर रहा हूं, CONH के आगे क्या है? CH2 के आगे क्या है? CO, फिर आगे क्या होगा? NH, फिर आगे क्या होगा? समझ गया? जैसी एक लाइन है, थोड़ी सी आगे पीछे करके मैंने क्या करा? दूसरी लाइन सेट कर दी। इसलिए आगे पीछे सेट करी ताकि जो चीज आपको दिखलाना चाहता हूं आपको दिख जाए। ये हाइड्रोजन धन विद्युती, ये ऑक्सीजन ऋण विद्युती, दोनों के बीच में बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये H की नीचे वाली अगली के साथ में क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन किसके साथ बनाएगा? नीचे के साथ में। तो ये ऑक्सीजन किसके साथ में बनाएगा? ऊपर वाले के साथ में, H के साथ बना लेगा। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, एक ही लाइन बनाई थी हमने, तो क्या थी? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अब हमने क्या किया? कई लाइनों को, कई एमिनो एसिड की श्रृंखलाओं को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो क्या बन गई बेटे? ये प्रोटीन की कठिन है क्या? एक बनाई थी वैसी क्या बना दी? बस ये ध्यान रखा, एक के नीचे क्या ले लिया? O ले लिया। यानी 2 श्रृंखलाएं या अधिक श्रृंखलाएं जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती है, तब इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना में भी जो ये संरचना देख रहे हैं, ये लेयर बन रही बेटे, एक लेयर ये एक और इसके नीचे, तो इसको कहा जाता है बीटा लेयर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? क्या विशेषता हो रही है द्वितीयक संरचना में? क्या बन रहे हैं? किन के बीच में? H एक श्रृंखला का है और O दूसरी श्रृंखला का है। ये O और H एक ही श्रृंखला के भी हो सकते हैं। द्वितीयक संरचना का एक और फोटो मैं आपको बता रहा हूं, उस फोटो को आप ध्यान से देखो। मैंने कुंडलित मुड़ी हुई संरचना बतलाई। क्यों बतलाई? अब देखिएगा बेटे, इसमें CO के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है? CO के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है? फिर कोई दूसरा अणु है, CO के साथ कौन जुड़ा हुआ रहेगा? NH। फिर लाइन आ गई, CO के साथ कौन जुड़ा हुआ रहेगा? NH। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? यहाँ 2 अलग अलग श्रृंखलाओं के बीच में बना। यहाँ एक ही श्रृंखला में कुंडल बनने के कारण एक कुंडल का ऑक्सीजन दूसरे कुंडल के हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया। इसको कहा जाता है अल्फा हेलिक्स संरचना। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाएं 2 प्रकार की हो गई, बीटा लेयर और अल्फा हेलिक्स। अगर कई लेयर बनती जाती है तो क्या बोला अपन ने? और अगर कुंडल बन गया ऐसा ही एक ही में तंतु में, तो उसको क्या बोलेंगे? अब आगे देखो बेटे, इसी संरचना को मैं और कन्वर्ट कर रहा हूं तृतीयक संरचना में, जो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ये कैसी संरचना थी? अगर एक ही लाइन बनी हुई थी तो क्या नाम दिया हुआ था? प्राथमिक। 2 लाइनें जुड़ गई तो, और अगर एक ही लाइन में कॉइलिंग बन गई, एक ही श्रृंखला में कॉइलिंग बन गई तो भी क्या है?
द्वितीयक। अब कॉइलिंग में भी कॉइलिंग, कुंडल में भी, अभी ये कुंडल है, अब देखो बेटा कुंडल ये शुरू है, जलेबी बनती जा रही पूरी, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, ये क्या कहलाएगी? प्रोटीन की टर्शरी या तृतीय संरचना। और अगर प्रोटीन की रासायनिक संरचना अपन ने किसी केमिकल वेमिकल के साथ में रिएक्शन करवा दी तो प्रोटीन की चतुर्थक संरचना। प्रोटीन कितनी प्रकार की संरचनाओं को प्रदर्शित करता है? 4 प्रकार की। प्राथमिक समझ में आ गई, एक ही लाइन रहेगी तो प्राथमिक। अगर एक ही लाइन में कुंडल पड़ गए और कुंडल CONH के द्वारा जुड़ गए, H और H के द्वारा, तो इस संरचना को अपन ने क्या बोला? अल्फा हेलिक्स। हेलिक्स यानी कुंडल, अल्फा कुंडल संरचना। और अगर कई परतें जुड़ गई, ये एक जैसी लाइन अपन ने आड़ी बनाई थी ना, इसने कठिन करने के लिए वो लाइन कैसे डाल दी? खड़ी डाल दी। बेटा ये तो चीज होती है, सरल दिखेगी कठिन, तो अब अपन देख रहे हैं, देखो ये OH बॉन्ड बनते जा रही है, ये परतों के बीच में बन गए, तो ये बीटा लहरियेदार संरचना हुई हमारी। कौन सी हो गई है? बीटा प्लेट या शीट संरचना या लेयर संरचना। ठीक है। और मैंने आपको बताया कुंडल में भी कुंडल बन जाएंगे तो उसको तृतीयक संरचना हम कहेंगे, तृतीयक संरचना कहेंगे, और अधिक उसमें हो गया। और अगर कुछ प्रोटीन 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने होते हैं जिनमें उप इकाइयां कहते हैं, इन उप इकाइयों की परस्पर द्विक स्थान व्यवस्था को, यानी 2 प्रकार की अगर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई तो उस संरचना को क्या कहेंगे? कोई भी नहीं पूछेगा इसके लिए आपको, इसके लिए भी कोई भी नहीं पूछेगा आपको तृतीयक संरचना क्या होती है। पूछेंगे तो ये पूछेंगे द्वितीयक क्या होती है और प्राइमरी क्या होती है। तो प्राइमरी सीधी लाइन वाली, कई लाइनें जुड़ गई, श्रृंखलाएं जुड़ गई तो द्वितीयक। कौन सी द्वितीयक? बीटा लहरियेदार। और अगर एक ही में कॉइल हो गया तो अल्फा हेलिकल संरचना। क्लियर है? तो बेटे प्रोटीन की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते बेटे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का केवल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, हो सकता है आज आ जाए आपको, जो बतला रहा हूँ ये हो सकता है आज आ जाए, जिनने दिया होगा हो सकता है जो बोल रहा हूँ इनमें से कुछ दिखे होंगे आपको भी, है ना। DNA RNA में अंतर आए थे क्या आपको? तो उनको आगे आना, अपने को नहीं आना है, चांस कम है बेटे, नहीं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट अंतर बनता है बायोमॉलिक्यूल। चलिए सुनिए बेटे, देखिए इधर प्रोटीन का डीनेचुरेशन या विकृतीकरण 100% आने वाला क्वेश्चन बन रहा है। वो क्वेश्चन इतना आसान आपको समझ में आ जाएगा। दूध हम जानते हैं, दूध में प्रोटीन रहता है, जानते कि नहीं जानते हैं कि दूध में क्या रहता है? मिल्क में क्या रहती है? अब अगर अपन ने दूध को गर्म करा और उसमें एक नींबू को निचोड़ दिया तो दूध बचा क्या? क्या हो गया? दूध का फट गया दूध, उसकी प्रोटीन क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो गई। बस इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का रूप बदल दिया अपन ने। अब प्रोटीन पानी में नहीं है, जो सॉलिड पार्ट बन गया ना उसमें। अपन देखते हैं ना WWF वाले पहलवान, वो बेटे एक दिन में 20 लीटर दूध पीते हैं। जो पहलवान रहते हैं क्या करते हैं? वो एक दिन में दूध नहीं पीते, वो फाड़ के दूध को प्रोटीन खा जाते हैं। कहाँ कचरा पी, उनको तो उनकी बॉडी बनाना, 2 कुंटल वजन रखना उनको, तो उसके लिए क्या करते हैं? वो ये ऐसे काम करते हैं। और खाने के बाद में भी इंतजार नहीं करते बेटे, 3 घंटे हुए वोमिट करके निकाल देते हैं कि जो पचना था पच गया, जो शरीर में अवशोषित होना था वो हो गया, और डालो। तो क्या करते हैं? वो वोमिट कर देते हैं बेटे। वो जो खाया था खाना 3 घंटे बाद उसको वोमिट कर देते हैं उसको, और दूसरा खाना खा लेते हैं ताकि उनका शरीर बड़ा होता जाए। समझ गए? बनना तो नहीं? यस। चलो, तो प्रोटीन का विकृतीकरण आपको समझ में आ गया। यहाँ हमने मिल्क में क्या मिलाया? नींबू, सिट्रिक अम्ल, एसिड मिलाया, या कोई बेस भी मिलाते तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को क्या कर देते? चेंज कर देते। या दूसरा एग्जांपल सोचो, अंडे को जब अपन बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो अंदर का लिक्विड ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, अर्ध ठोस में। वो भी काय का उदाहरण है। तो समझ गए आप प्रोटीन का? जब प्रोटीन को गर्म किया जाए या अम्ल क्षारों से रिएक्शन करवाई जाए तो उसकी संरचना में चेंज आ जाता है, और इस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं बेटे? प्रोटीन का विकृतीकरण। रासायनिक संरचना उसकी परिवर्तित हो जाती है ना। और इसका उदाहरण कोई भी दे सकते हैं अपन उबालने पर अंडे वाला भी दे सकते हैं, या दूध में लैक्टिक अम्ल आ जाएगा या सिट्रिक अम्ल आ जाएगा और दूध फट जाएगा, वो भी अपन उदाहरण दे सकते हैं। दोनों में से कोई भी एग्जांपल इसका अपन दे दो, ठीक है।
ये देखो, ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, ये प्रोटीन की द्वितीय। कुंडल में भी कुंडल बन गया तो तृतीया कोरिया, दो प्रकार की अलग अलग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आ गई, तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? टेट्राड संरचना दे दिया। ठीक है, नीचे वाला नहीं देखना बेटे। एंजाइम, अगला चीज एंजाइम। एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम काय से बने होते प्रोटीन से बने। हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। जितने भी प्रोटीन है सब एंजाइम बनाते हैं, जो हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, और अपन ने देखा कि अंडे को गर्म करते तो अंदर का प्रोटीन क्या हो जाता है? प्रोटीन खराब हो गया। क्या हो गया? प्रोटीन विकृत हो गया, विकृतीकरण हो गया। यानी गर्मी बढ़ेगी तो प्रोटीन क्या हो जाएगा? खराब। एंजाइम काय के बने हुए शरीर में? गर्मी बढ़ेगी तो एंजाइम क्या हो जाएंगे? इसीलिए लू लगने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लू लगने पर ज्यादा गर्म में गए, हमारे एंजाइम प्रोटीन के बने हुए थे, खराब हो गए, और खराब हो गए तो व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। हाई टेम्परेचर हमारे लिए हानिकारक इसीलिए होता है बेटे, क्योंकि हमारे सारे एंजाइम काय के बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। अब तो आगे चलते हैं, अपन देखते हैं। अपने को ये तो समझ में आ गया है कि एंजाइम प्रोटीन के बने हुए, हाई टेम्परेचर पर ये खराब हो जाते हैं, यानी एक निश्चित तापमान की सीमा में ही ये अच्छे से कार्य करते हैं, है ना। एक टेम्परेचर की लिमिट है, उसी में ही हम देखते हैं ये कार्य करते हैं। आगे चीज आ जाती है बेटे विटामिन। काय पे आ रहे अपन? विटामिन। हाँ, विटामिन वे पदार्थ होते हैं जिनका प्राय शरीर में संश्लेषण नहीं होता। अपवाद है विटामिन डी, धूप में बन जाता है। बोलते ना, कोई धूप में बैठा रहता है, ठंड में, बोलते क्या कर रहा है, तो बड़ा स्टाइल में जवाब देता है, विटामिन डी ले रहा है। सुना कि नहीं सुना? जो पढ़ा लिखा है वो बोलेगा ये जवाब, है ना। तो अपन देखते बेटे विटामिन खाली डी अपन ऐसा बोलते हैं कि जो अपने शरीर में संश्लेषित होता है, अदरवाइज इनको हमको बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। भोजन के साथ में हम इनको ग्रहण, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा बेटा, आपको एकदम शॉर्टकट में बताता हूं जैसा बनता है। आप सोचो, नींबू का रस बनाते हैं अपन दूध में, फिर पानी में बनाते हैं। तो नींबू का रस अपन ने पानी में डाला तो उसको चम्मच से क्या करना पड़ता है? अपने को अच्छे से घोलना। गलत गलत नहीं बोलना, चम्मच से घोलना पड़ता है अपने आप। और अपन जानते हैं नींबू में कौन सा विटामिन रहता है? सब जानते हैं, सी। विटामिन सी काय में पाया जाता है? नींबू में रहता है। जब विटामिन सी हम देख रहे हैं बेटे नींबू में रहता है, और हम देख रहे हैं कि जब विटामिन सी को पानी में डाला तो वो जल में मिले। विटामिन बी और सी खोपड़ी में फिट कर लो, विटामिन बी और सी जल में मिले, पानी में घुल जाते हैं। बी और सी के आधार पर अपन बी को पकड़ के, सी के साथ सी अकेला नहीं, सी के साथ कौन सा? डी। 4 विटामिन और बचे, ए डी ई के, ए डी ई और के। ये जल में नहीं घुलते, तेल में घुलते हैं, फैट सॉल्युबल, वसा में मिले। तो विटामिन का वर्गीकरण, सबसे पहले विटामिन को हमने 2 भागों में बेटे बांट दिया। एक को अपन ने फैट सॉल्युबल बोला, दूसरे को अपन ने वाटर सॉल्युबल बोला। फैट सॉल्युबल मैंने बताया आपको ए डी ई और के, और वाटर सॉल्युबल बी, और बी के साथ में सी, बी और बी के साथ में सी। तो बेटे होता क्या, बी अकेला नहीं होता, पूरी क्रिकेट की टीम है बी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक्स्ट्रा खिलाड़ी 12 भी है। B1 से लेकर के B12 तक विटामिन होते हैं, बी अकेला नहीं होता। B1 से लेकर के B12। आप लोग जानते हैं कभी कभी हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में, तो उसका उपाय है विटामिन बी का कैप्सूल या गोली लेके खा लो। क्या करो? डॉक्टर सलाह देता है, मैं सलाह नहीं दे रहा हूं आपको, नहीं तो आप बोलो सर ने बोला था इसलिए खा लिया। डॉक्टर सलाह देता है कि विटामिन बी की गोली का प्रयोग कर लो। तो बी कौन सी? बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हो उसको? 1 से 12 तक पूरी क्रिकेट टीम आती है, उसमें एक्स्ट्रा के साथ में एक ही कैप्सूल गोली में। तो उसका प्रयोग माउथ अल्सर के लिए या मुंह के छालों को दूर करने में किया जाता है। खैर, अभी तो आप देखो विटामिन कितने प्रकार के हो गए बेटे? 2 प्रकार के हो गए। अब आगे जो टेबल दी हुई है, टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, पक्की घोट के याद करना है, ऑब्जेक्टिव बनता है। ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। बी का नाम क्या है? B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B6 का पाइरिडॉक्सिन, B12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, और के का भी कुछ। सब क्या है? इनके नाम, जनरली नाम पर
फार्मूले पूछे, क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फिर ये किससे मिलता है स्रोत, तो मुख्य स्रोत याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल दें कि विटामिन सी है और विटामिन सी गाजर से मिलता है। गाजर से अपन देख रहे हैं विटामिन ए, पके फलों से विटामिन ए, सी केवल खट्टे फलों से मिलेगा, रस वाले खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सब हम देख रहे हैं इसका स्रोत है। साथ ही हम देखते हैं कि जो हरी मिर्च होती है वो भी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। इनकी कमी से होने वाले रोग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। छोटे प्रश्न बनते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम दीजिए। तो जेरोथेल्मिया, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जेरोथेल्मिया, जिसमें हमारी आंख की जो परत है वो कठोर हो जाती है, कॉर्निया क्या हो जाती है उसमें, कठोर हो जाती है। और दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि अंधापन। आप सभी लोगों ने टीवी पे कई बार आती है फ्री वाली डिश पे एक पिक्चर है जिसमें कादर खान को शाम को दिखाई देना बंद हो जाता है, ऑटो ड्राइवर रहता है वो कुछ, और शाम को दिखाई देना, तो ये वही बीमारी है। दिन में सब दिखाई देगा, रात में फिर क्या होगा, बल्ब जलता हुआ दिखेगा, दूसरी कोई चीज नहीं दिखेगी, खाली बल्ब दिखेंगे जलते हुए उसको। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस कहलाती है। रेस्पॉन्सिबल क्या है इसके लिए, बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसमें भूख कम लगती है। आपको तो कोई समस्या इसमें होगी नहीं। विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस बीमारी या किलोसिस बीमारी हो जाती है, जिसमें मसूड़ों से खून निकल करके बाहर आने लगता है, मुंह और होठों के किनारों पर दरारें पड़ जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से रक्त बहता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, हाथ पैर आड़े टेढ़े हो जाते हैं। और वयस्कों में दुर्बलास्थि, ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है। साइकिल से गिरने की फ्रैक्चर देखते हैं, बच्चा गिराने की क्या होता है, उसको तत्काल पट्टा चढ़ जाता है उसको, वो बीमारी क्या कहलाती है, ऑस्टियोमेलेशिया। कौन से विटामिन की कमी से, डी की कमी से। विटामिन ई की कमी से हम देखते हैं आरबीसी की भुरभुरेपन में वृद्धि हो जाती है, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण जो इसके कारण बीमारी होती है उसको कहा जाता है फर्टिलिटी कम हो जाना, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाना, नपुंसकता जिसको अपन बोलते हैं। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन कौन है, विटामिन ई है। विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन के की अगर कमी हो गई तो ब्लड हमारा बहता है, उसका शीघ्रता से थक्का खरोट नहीं बनता। तो बेटे ये विटामिन की टेबल पढ़ना है, पहले से भी पढ़ते आए हैं, घोटना है, 100% कोई ऑब्जेक्टिव या कोई प्रश्न आता ही आता है, फिक्स है बेटे विटामिन। ठीक है, चलिए अगला और आखिरी भाग, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड कहलाते, पदार्थ कहलाते हैं। बायो में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, दूसरी इकाई हमारी शुरू होगी तब। अभी शॉर्टकट में हम देखेंगे, ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाम क्यों अंतर हो गए, क्योंकि दोनों में अलग अलग प्रकार की पेंटोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। फिर नाइट्रोजनस बेसेस या क्षार पाए जाते हैं। तो डीएनए में हम देखते हैं थाइमिन प्रेजेंट होता है, आरएनए में हम देखते हैं थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह पर यूरासिल प्रेजेंट होता है। डीएनए कुंडलाकार होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है। आरएनए हम देखते हैं एक ही तंतु का बना हुआ होता है। डीएनए मुख्यतः न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और कुछ अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि में भी पाया जाता है। आरएनए हम देखते हैं कि मुख्यतः सेल में, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। समझ में आ गए, ये डीएनए आरएनए में अंतर है। तो ये इनमें दोनों में पाई जाने वाली शर्करा है, ये राइबोज शर्करा है, ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा। यहां से ऑक्सीजन निकल गई, ये O, और यहां से ऑक्सीजन कम हो गई, तो ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो गई। वाटसन और क्रिक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया। ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है, ये थाइमिन है, ये शुरू के 3 डीएनए में भी पाए जाते हैं, आरएनए में भी पाए जाते हैं।
थाइमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, यूरेसिल केवल आरएनए में। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4। खाली नाम देख लो, चित्र बनाने की कोई जरूरत है नहीं, अपने से बनेंगे भी नहीं, याद भी नहीं होंगे। जो डीएनए रहते हैं उसके एकक को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, जिसमें शर्करा है, क्षारक है और फास्फेट समूह है। इस पूरे के पूरी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। जब कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ने लगते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइडों की लंबी चेन बना देते हैं, जिनको न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल कहा जाता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एन कई जुड़ गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिनको हम डीएनए आरएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए एक ही प्रकार का होता है, जबकि आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक को संदेशवाहक मैसेंजर आरएनए कहते हैं, दूसरे को राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए कहा जाता है, और तीसरे को ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए कहा जाता है। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसके एक न्यूक्लियोटाइड में प्रायः 10 जोड़े होते हैं। कितने? 10 जोड़े होते हैं। 2 जोड़ों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और दोनों तंतुओं के बीच की दूरी जो रहती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाटसन और क्रिक का मॉडल है। ये भारतीय वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जीन की खोज की थी। एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, किंतु इन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी, इसलिए वो नोबेल पुरस्कार भारत को नहीं मिला, है ना। इंग्लैंड चले गए थे ये। कुछ समय रुकने के बाद ये इंग्लैंड चले गए और वहां पर ही इन्होंने पूरा सब काम किया, वहीं की इन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली थी। ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। पंजाब लाहौर के रहने वाले थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बायो में भी आपको क्वेश्चन है, यहाँ पे भी छोटा सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं आजकल के अपराधी बेटे बड़े विज्ञान पढ़ने वाले हैं, बदमाश है, शातिर है, हाथ पे चोरी करने जाते ग्लोव्स लेकर के जाते हैं ताकि फिंगरप्रिंट ना आए। पुराने जमाने में उंगली के छापों की सहायता से अपराधी को पकड़ने का काम किया जाता था कि ये पेन अगर अपन ने पकड़ा, हमको कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन इसके ऊपर हमारी प्रिंट आ गई। तो आज के आधुनिक समय में अपराधी को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जहां पर भी कोई घटना दुर्घटना घटित होती है, कोई अपराध होता है, वहां से कोई सैंपल कलेक्ट किया जाता है कि कोई अपराधी था, पान गुटखा पाउच खाने वाला था, ऊंचे लोग हुआ था वो, है ना, ऊंची पसंद थी उसकी, कहीं उसने पाउच गुटखा खाया और वहां कहीं थूक दिया उसने, तो जो उसने थूका हुआ है उसमें उसकी मुंह की कई कोशिकाएं गई हुई है। तो जो आप सब जानते हो सीआईडी सीरियल सब में देखा हुआ है टीवी के ऊपर। हाँ, तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या होता है बेटे उस कंडीशन में कि वो सेल ले ली जाती है, या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, अपन देख रहे हैं ना, इसे हाथ अपन ने खाली ये चलाया, बेटा कुछ भी नहीं ना, उंगली के अंदर लाखों कोशिकाएं आ गई केवल इतना सा करने में। तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, एक का किसी का मर्डर हो गया, मान लो उसके हाथों में उसकी कोशिकाएं गई, बाल कोई टूट के उसके पास में आ गया, तो ये सब क्या है बेटे? ये सैंपल है, नमूने हैं। तो इन नमूनों को वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, उनके केंद्र का विश्लेषण करते हैं और उनके डीएनए को निकालते हैं बाहर। और डीएनए की क्या विशेषता रहती है, किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का डीएनए एक जैसा नहीं होता। जैसे इस व्यक्ति के देख रहे हैं ना अपन, CGTC है, दूसरा में सी की बजाय पता चलेगा ए आ जाएगा, कोई सी आ जाएगा, नया आ जाएगा। एक जैसा क्रम 2 व्यक्ति में किसी का भी नहीं होता। इसी गुण का प्रयोग किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, कि ये एक कोई भी संभावित अपराधी का डीएनए उन्होंने सेपरेट कर लिया। अब उन्होंने देखा कि ये 1 2 3 4 5 6 लोग हो सकते हैं। परिवार वालों ने शंका जताई कि ये 5-6 लोग अपराधी हो सकते हैं। पुलिस उन 6 को बुलाती है, सब सीआईडी में देख रखा है आपने, उनके सभी के सैंपल ले लिए जाते हैं, नमूने ले लिए जाते हैं, उनका डीएनए भी निकाला जाता है और इसके साथ में पहचान करके दिखाई जाती है कि ये डीएनए और ये डीएनए क्या एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो ये बाइज्जत बरी हो जाएगा कि क्या कहते हैं, तेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं, इसके साथ तो इसी के जैसे कोई होगा, वो ही दिखलाई देगा कि हाँ ये अपने को दिखलाई दे रहा है इसी के जैसा। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जिसका मिल जाएगा उसी को अपराधी
घोषित किया जाता है। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हार्मोन, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियों से बनते हैं। किनसे? हम जानते हैं हमारे सभी के घरों पे पानी आता है कि नहीं आता है? पानी कैसे आता है हमारे घर में? नल से आता है। क्या कोई ऐसा है जो बोले कि नहीं मेरे घर पे तो नल से पानी आता, मेरे घर पे तो दूसरे तरीके से भी पानी आ जाता है? आता है क्या किसी के घर पे? सभी के घर पे आता है बारिश का पानी, बिना नल के पानी आता है, बिना। तो ऐसी हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं। कुछ ग्रंथियां हैं जिनसे नलियां लगी हुई है, तो वो कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्त्राव ग्रंथियां। और कुछ ग्रंथियां तो ऐसी है, ग्रंथियां तो है, ऊपर वाले ने ग्रंथि तो बना दी, नली लगाना भूल गया उनमें, तो हो गई ट्यूबलेस। ट्यूब नहीं है उससे जुड़ी, कोई भी डक्ट नहीं है जुड़ी हुई, डक्टलेस ग्लैंड। इन ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अब इनकी भी मटेरियल को सप्लाई करना है, तो ये इनका जो मटेरियल रहता है उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। और ये हार्मोन डायरेक्ट कहां में डाल देती? ब्लड में। ब्लड कहां जा रहा है? पूरी बॉडी में। कहां चला गया वो? पूरी बॉडी में हार्मोन चला गया। तो हार्मोन के कार्य हमको ध्यान में रखना है, और इन हार्मोन के कार्यों में हम देखते हैं कि जो हार्मोन रहते हैं, कुछ हार्मोन प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, और कुछ हार्मोन हम देखते हैं ऑयल से बने हुए रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना अपन, तेल घी कम खाना चाहिए, क्या रहता है उसमें? कोलेस्ट्रॉल। लेकिन वो हमारे शरीर में हार्मोन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। अगर कोई इसी कसम खा ले कि मैं तो तेल घी खाऊंगा ही नहीं, मेरे को हार्ट अटैक ही नहीं होगा कभी, तो सब फालतू की बातें हो गई। पुराने जमाने में एक व्यक्ति को दूसरे गांव जाना रहता था तो पैदल ही चल जाता था, और अब तो घर पे मोहल्ले में कोने पे जाना हो तो मोटरसाइकिल जरूरी पड़ती है ना। तो हम देख रहे हैं बेटे, हमारी दिनचर्या क्या हो गई? पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। खाने का शौक तो है, लेकिन उस चीज को अब हम बचा नहीं सकते। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे लिए काफी घातक होता है। आपने देखा होगा बेटे, तेल के जो डब्बे आते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ रहता है 0% कोलेस्ट्रॉल। क्या लिखा हुआ रहता है? और हेयर ऑयल की जितनी भी शीशे आती है सबके ऊपर लिखा हुआ रहता है विटामिन ई युक्त। क्या रहता है? विटामिन ई युक्त। काय पे लिखा हुआ रहता है? हेयर ऑयल पे लिखा हुआ रहता है विटामिन ई। और ई विटामिन हम देखते हैं कि त्वचा और बालों के लिए लाभकारी होता है। ये विटामिन हम देख रहे हैं, ये बालों के लिए, त्वचा के लिए लाभकारी है। और काय में पाई जाता है ये? सब्जियों के तेल में, यानी सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, इन सब में क्या है? नारियल, इन सब में क्या है? लेकिन आपके दिमाग को बदलने के लिए कंपनी वाला और बड़े बड़े अक्षर में लिख रहा है विटामिन ई युक्त, ताकि आप खाली वो देखो ई युक्त, उसकी कीमत नहीं देखो कि 109 रुपए। आपका दिमाग काय पे रख दिया कि ये तेल है, कौन सा है ये? विटामिन ई। अरे भाई वो वनस्पति तेल है तो उसमें विटामिन ई तो हो गई होगा, आपके सोयाबीन के तेल में भी विटामिन ई है। लेकिन उसने क्या बताया? विटामिन ई युक्त। तो देखना, जितने भी हेयर ऑयल आते हैं ऊंची कंपनी वालों, सब पे क्या लिखा हुआ रहेगा? ठप्पा एक बड़े बड़े अक्षरों में, विद विटामिन ई। और दूसरी चीज, जितने भी हम सोयाबीन का तेल या बाजार से कोई भी तेल का पाउच लेकर का है, उसके ऊपर लिखा रहता है 0% कोलेस्ट्रॉल। बेटे, कोलेस्ट्रॉल केवल जंतु उत्पादों में मिलता है, वनस्पति उत्पादों में कोलेस्ट्रॉल तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो माइंडसेट करने के लिए तेल के डब्बे के ऊपर क्या लिख दिया उन्होंने? 0% कोलेस्ट्रॉल। अरे भाई, ये वनस्पति तेल है, वो बीजों से बना हुआ है, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो ये दो चीजें हैं बेटे मार्केट में, जो क्या करती है? लोगों को ठगने का कार्य करती है।